प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 5.5 इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस बाय सर्ल्स अपरेटस, और उससे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट, इसको स्टार्ट करने से पहले लाजमी है कि आपको यंग मॉडुलस के बारे में अच्छे से मालूम हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी अच्छे से मालूम हो। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। थोड़े से पिछले कंसेप्ट रिकॉल करेंगे। देखिए यंग मॉडुलस के बारे में हमने क्या देखा था। यंग मॉडुलस और यंग मॉडुलस क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, कुछ इसी तरह का रिलेशन हमने पढ़ा था। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, और ये वाला रिलेशन कहां से आता था इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। देखिए एक साइंटिस्ट हो गुजरे हैं हुक, उनका अपने एक बहुत ही मशहूर लॉ पढ़ा हुआ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्ट्रेन के। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग्स को लेकर के बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इस स्प्रिंग पर यहां पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करूंगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई की है, यहां पर स्ट्रेस अप्लाई किया है और एज ए रिजल्ट ये जो डिफॉर्मेशन हुई है दिस इज नोन एज स्ट्रेन। यही आपको बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने। और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी ऐसे ऐसे स्ट्रेन बढ़ेगी। लेकिन अगर दोबारा से आप स्ट्रेस की ओरिजिनल डेफिनेशन को याद करें जो कि मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब स्प्रिंग भी वापस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट जो कि आपने अप्लाई करके रखी हुई है। अब एक्चुअली यहां पर स्प्रिंग जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट कर रहा है एक्चुअली दैट इज स्ट्रेस। और फिर यहां से तो ये मालूम होता है कि जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसमें स्ट्रेन आई है और इस स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आई है। और बच्चों एक्चुअली होता भी ऐसे ही है। अगर हम एटॉमिक लेवल पर देखें तो पहले यहां पर ये स्ट्रेन आई है और इस स्ट्रेन की वजह से इस बॉडी में स्ट्रेस आ चुकी है। अगर स्टील स्केल की एग्जांपल लें तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई की, देखिए ये बेंड हो चुका है, अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, उसके लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करना चाहते हैं? रिस्टोर करना चाहते हैं। जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है एक्चुअली दैट इज स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस आउटसाइड से नहीं होती बल्कि स्ट्रेस किसी भी बॉडी के अंदर होती है। और जो हुक्स लॉ है अगर इसको भी आप डीपली स्टडी करें तो ये भी यही कहता है। हुक्स सर ने ये कहा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, यानी जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगी। हुक्स लॉ की अगर मेनली स्टेटमेंट को देखा जाए, क्लोजली देखा जाए, तो क्या निकल कर आता है कि स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगी। देखो स्ट्रेन कैसे बढ़ेगी? जितनी ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। ऐसे ही फिर वो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स इस स्केल के अंदर हैं वो भी फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेंगे अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए, इस वजह से यहां पर स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां पर जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस भी बढ़ेगी। अगर मैं यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल का साइन लेकर आना चाहूं तो यहां पर क्या मिलता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब अगर यहां से स्ट्रेन को मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेस अवर स्ट्रेन, स्ट्रेस अवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट,
और अगर यहीं पर मैं टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन कर दूं तो यही कांस्टेंट यंग मॉडुलस बन जाएगा, क्योंकि इस कांस्टेंट के बारे में किसने बताया था? यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और उन्होंने क्या कहा था कि ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। कॉपर के लिए इसकी एक सेपरेट वैल्यू है और वो कांस्टेंट होती है। देन एल्यूमिनियम के लिए सेपरेट वैल्यू है, वो कांस्टेंट होती है। डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। यहां पर अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है, उस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मैंने इस लेक्चर को यहां से स्टार्ट किया है। देखिए, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाया करता है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस को बढ़ा दें यानी डबल कर दें तो यंग मॉडुलस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यंग मॉडुलस डबल हो जाएगा, इधर 2 लगाएंगे इधर भी 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर इस तरह से नहीं होता। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, जब स्ट्रेस को डबल करोगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब स्ट्रेस को डबल करोगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगी। 2 कैंसल, बाकी फिर से वही यंग मॉडुलस बचेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी ऐसे ऐसे स्ट्रेन भी बढ़ेगी और यंग मॉडुलस कांस्टेंट ही रहेगा। यहां पर ये जो कांस्टेंट है, अगर हम जनरली स्ट्रेस और स्ट्रेन लिखें तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो कांस्टेंट है क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पर एक्चुअली आज के लेक्चर में हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ प्लॉट किया था, सेल्स ऑपरेटर्स की मदद से यंग मॉडुलस फाइंड किया था, वहां पर हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया था? वहां पर इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया था, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। अब याद रखें कि एक्स एक्सिस के अलांग आपने क्या लिखना है? स्ट्रेन को लिखना है। और वाई एक्सिस के अलांग क्या लिखना है? स्ट्रेस को लिखना है। वाई एक्सिस के अलांग स्ट्रेस को लिखना है। अब एक्स एक्सिस के अलांग स्ट्रेन को क्यों लिखना है, वाई एक्सिस के अलांग स्ट्रेस को क्यों लिखना है? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेस को इधर लिख दे स्ट्रेन को उधर लिख दे, ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, आपने जनरली एक पढ़ा हुआ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैथमेटिक्स में इसी तरह से आप लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज इसमें डालते जाओगे ऐसे ऐसे y की वैल्यूज आती जाएंगी। यानी x की वैल्यूज आपने खुद डालनी है तो y की वैल्यूज यहां से निकल कर आएंगी। इसका मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पर, y डिपेंड कर रहा है x पर, इसलिए y यहां पर है, x यहां पर है। देन यहां पे क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ यही कहता है। अब यहां पर जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस बढ़ेगी। इस वजह से हमने स्ट्रेन को लिया है एक्स एक्सिस के अलांग और स्ट्रेस को लिया वाई एक्सिस के अलांग। और इसका जो मेन रीजन है वो आपको एटॉमिक लेवल पर जाके मिलता है जब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है कि मैं फोर्स अप्लाई करूंगा। अब स्ट्रेस एक्चुअली ये नहीं है कि जो मैंने फोर्स अप्लाई की एरिया पर, स्ट्रेस एक्चुअली क्या है? यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई की, अब इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं, वो भी एक फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और वो किसकी इक्वल होती है? जितनी हमने फोर्स अप्लाई की है। वो मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेस वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहां पर जब मैंने फोर्स अप्लाई की है तो स्ट्रेन आ गई है, इस स्ट्रेन की वजह से इस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है। तो इट्स मीन कि स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस के अलांग लेंगे और स्ट्रेस को किधर लेंगे? वाई एक्सिस के अलांग। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो इट्स मीन जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगी स्ट्रेस बढ़ेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ग्राफ किधर होना चाहिए? कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर मैं फोर्स को बढ़ाता चला जाऊं, अभी ये बेंड हुआ है, जब मैं और फोर्स बढ़ाऊंगा ये और बेंड होता जाएगा, और बढ़ाऊंगा बेंड होता जाएगा। लेकिन जब मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा और बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नहीं ना आएगा, यानी इस तरह से बेंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहता है, यानी यहां पर इसकी इलास्टिक लिमिट लेट्स से यहां तक है, इसके बाद अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बेंड हो जाएगा जहां तक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर सकता है। अगर यहां पर मैं छोड़ूं अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर सकता है, यानी इट्स मीन ये फोर्स इसकी इलास्टिक लिमिट में है। अगर मैं इतनी फोर्स अप्लाई कर दूंगा कि इसकी इलास्टिक लिमिट से वो ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये वापस नहीं आ सकता। यानी यहां पर इन शॉर्ट क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे जब फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है। आज के लेक्चर में हमने इसी ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करना है कि स्ट्रेस बाद में जाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों रहती है स्ट्रेन के। देखो, इलास्टिक लिमिट जब तक वायोलेट नहीं हो जाती तब तक
स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहती है, एक के बढ़ने की वजह से दूसरी बढ़ती है। लेकिन जब इलास्टिक लिमिट वायोलेट हो जाती है, मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता जाऊं, अगर बहुत ज्यादा खींच दूंगा तो ये फिर खिंचा ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि फिर ऐसा रीजन भी आएगा जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, बल्कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हमने डिटेल में डिस्कस करना है इस ग्राफ को कि इस ग्राफ में टोटल रीजन्स कितने हैं, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, आगे सारे रीजन्स डिस्कस करने हैं। तो इसी ग्राफ की मदद से आज हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस तरफ बढ़े कि ग्राफ को समझें और इससे ये डेफिनेशंस पढ़ें कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक लिमिट क्या है, पहले हमें इनके फिजिकल सेंस को समझना होगा। देखिए, क्योंकि आर्टिकल का नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट, तो सबसे पहले ये तो मालूम होना कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती क्या है। देखिए, यहां पर ये एक स्प्रिंग है, अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचता हूं इस तरह से तो ये वापस आ जाता है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूं, खींच के छोड़ता हूं, वापस आ जाता है। अब यहां पर मैंने इसको खींचा है, यहां पे जो डिफॉर्मेशन हो रही है दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर चेंज इन लेंथ होगा तब भी डिफॉर्मेशन होगी, चेंज इन वॉल्यूम होगा तब भी डिफॉर्मेशन, और शेप में चेंज आएगा तब भी डिफॉर्मेशन होगी। यहां पर जब मैं खींचता हूं तो इसकी लेंथ में ऑब्वियसली आपको माइनर चेंज नजर आ रहा है, तो ये क्या है? डिफॉर्मेशन। यहां तक थी इसकी इलास्टिक लिमिट, अगर मैं इससे ज्यादा खींचूंगा तो यहां पर फिर ये वापस नहीं आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। यानी स्ट्रेस की ऐसी वैल्यू जिससे ज्यादा अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं तो वहां पर फिर ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आएगा, या कोई भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा। तो ऐसी लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यहां पर जब मैं इसको खींच रहा हूं यहां तक तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, अब यहां पर इलास्टिक लिमिट रीच हो गई है। इससे ज्यादा जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर ये जो डिफॉर्मेशन हुई है दिस इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि अब ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो यहां से आपको समझ आया कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है और इलास्टिक लिमिट क्या है। चलिए अब इस ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ग्राफ आता कहां से है, ये किस तरह से प्लॉट होता है। सर्न्स ऑपरेटर्स के जरिए जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो तो जस्ट ये वाला रीजन था, ये वाला ग्राफ कहां से आता है, यानी इन शॉर्ट के हम इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं इसको पहले हमने देखना है। इसके लिए हमने लिखा है व्हेन अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड एट अ स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट इन अ टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। देखिए, कोई भी एक मेटल वायर है इस तरह की, उसको हम टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं। किस तरह से टेस्ट करते हैं कि टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में जब हम इसको अटैच करते हैं तो वहां पर ये वायर अच्छी खासी स्ट्रेच होती है। जब स्ट्रेच होगी तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, इलांगेशन होगी, यानी इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। तो यहां पर हमने ये लिखा है कि जब हम किसी भी मेटल वायर को स्ट्रेच करते हैं स्पेसिफाइड डिफॉर्मेशन रेट, यानी हमने डिफॉर्मेशन रेट फिक्स किया होता है कि यहां तक जस्ट डिफॉर्मेशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। In a tensile testing machine, both stress and strain are continuously measured by an electronic device fitted in a mechanical testing setup. अब ये जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है इसमें प्रॉपर्ली डिवाइसेस मौजूद होती हैं, सेंसर्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए हम स्ट्रेन और स्ट्रेस को साथ के साथ मेजर करते रहते हैं। यानी यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई होती है इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है और साथ के साथ उन स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को नोट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि उनको नोट कर लिया जाता है। A force elongation or stress strain curve is automatically plotted on XY chart recorder. देखिए, जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है ये एक्चुअली ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें जस्ट वायर स्ट्रेच होती है और साथ के साथ जो सेंसर्स हैं वो डाटा को रिकॉर्ड करके स्क्रीन पर दे देते हैं और स्क्रीन पर हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान होता है। स्ट्रेन एक्स एक्सिस के लंग होती है और स्ट्रेस वाई एक्सिस के लंग होती है। अब यहाँ पर फोर्स इलांगेशन का क्या होता है? फोर्स इलांगेशन का ये मतलब है जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर वायर में खिंचाव पैदा होगा, उस खिंचाव की वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। तो खिंचाव पैदा होने की वजह से जो लेंथ इंक्रीज करती है उसे हम कहते हैं इलांगेशन, यानी इंक्रीज इन लेंथ, या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा है अ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल इज शोन इन फिगर। अब पहले तो ये समझना होगा कि डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है। याद रखें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे मटेरियल जिनको स्ट्रेच करके वायर की फॉर्म में ढाला जा सकता है वो सारे के सारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ये तो हुई सिंपल डेफिनेशन जो कि आपको समझाने के लिए थी।
जनरली जो डक्टाइल मटेरियल्स की डेफिनेशन की जाती है फिजिक्स में वो ये है कि ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक लिमिट के बाद भी स्ट्रेच होते जाए। जैसे यहाँ पर कॉपर है, ये एक डक्टाइल मटेरियल है, जैसे जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूंगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होगी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसके बाद ये वापस नहीं आता, जैसे भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है और ये इस तरह से खिंचता जाता है, टूटता नहीं है। अगर ये टूटे नहीं और इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी आए तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो ये जो ग्राफ है आपने याद रखना डक्टाइल मटेरियल के लिए है, जैसा कि कॉपर एक डक्टाइल मटेरियल है, इसके लिए ये ग्राफ हो सकता है। अब यहां पर हमने ये देखना है कि ये वाला जो रीजन है जिसमें ये लाइन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे स्ट्रेट रह रही है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? और फिर यहां से ए से बी तक वाले रीजन को क्या कहते हैं? बी टू सी, सी टू डी। यानी इन सब रीजन्स के बारे में हमें बारी बारी डिस्कस करना है। इस आर्टिकल में मेनली हमारा गोल ये है कि इस ग्राफ को लेकर के हमने एक्सप्लेन करना है, इस ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करना है इलास्टिक डिफॉर्मेशन को, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक लिमिट को। जो जर्नल डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी है कि कंसेप्ट इनका क्या है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशंस इस तरह से लिखेंगे जिस तरह आपने नोट्स में लिखनी है, देन पेपर में लिखनी है। यहाँ पर हेडिंग लगा दी है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी इसके बाद जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारे का सारा इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। अब यहीं से डिफाइन करेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन को भी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक लिमिट को भी। सबसे पहले हम इस रीजन को ले लेते हैं ओ से ए तक। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ओ से ए तक ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रही है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इन द इनिशियल फेज, यानी स्टार्टिंग वाले फेज में ओ से लेकर ए तक द स्ट्रेस शोज ए लीनियर इंक्रीज विद स्ट्रेन अंटिल इट रीचेस अ पॉइंट डिजिग्नेटेड एज ए, यानी ए पॉइंट तक। अब लीनियर इंक्रीज का क्या मतलब है? जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज करेगी और दोनों लीनियरली इंक्रीज करेंगी, यानी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो हम कहते हैं कि वहां पर लीनियर इंक्रीज हो रहा है, यानी जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे के साथ लीनियर इंक्रीज हो रही हैं। और कब तक ये ग्राफ लीनियर रहता है? जब तक ये ए पॉइंट तक नहीं पहुंचते। और यही जो स्पेसिफिक पॉइंट ए है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसको यहाँ पर हमने डिनोट किया है सिग्मा पी से। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, और नीचे जो पी है ये यही डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पर स्ट्रेस की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। इसलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट हेडिंग लगा दी डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, यानी ग्रेटेस्ट स्ट्रेस। यहाँ पर देखें इसके बाद जितनी भी स्ट्रेस होगी उसके लिए स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर यहाँ से मैं इस तरफ ड्रा करूं तो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहां तक के ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इससे मैंने लिखा है इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल इज एबल टू विथस्टैंड विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को हम यहाँ से भी समझते हैं, जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ऐसे ऐसे लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई हो रही है ऐसे ऐसे स्ट्रेन बढ़ रही है। यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा स्ट्रेन क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन इतनी स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद अगर मैं और स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रेस के साथ लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही बल्कि नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगी और ग्राफ इस तरह से कर्व बन जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जिसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है दैट अ मटेरियल इज एबल टू विथस्टैंड विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्या है? हुक्स लॉ। देखिए यहां से यहां तक के पोर्शन में जब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक के इंक्रीज करने की वजह से दूसरे इंक्रीज कर रही है और सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो रीजन ओ ए है इसके लिए जो हुक्स लॉ है वो वैलिड है। यानी जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस के, जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हुक्स लॉ में साथ कंडीशन ये है कि इलास्टिक लिमिट जो है उसको वायोलेट ना किया जाए, यानी जस्ट ये ओ ए रीजन के लिए वैलिड है जहां पर ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जस्ट इतने रीजन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है ये जो हुक्स लॉ है ये जस्ट ओ से ए तक के रीजन के लिए ओबे हो रहा है। ए से बी तक क्या हो रहा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पर देखिए
ये लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रही स्ट्रेस, लीनियरली सिर्फ उस वक्त इंक्रीज करेगी जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ए पॉइंट के बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, इससे हमने लिखा है कि ए टू बी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी पॉइंट ए के बाद हुक्स लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर बयान करें तो पॉइंट ओ से लेकर ए तक ग्राफ का ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है स्ट्रेन के साथ साथ लीनियरली, ये दोनों बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज कर रही हैं। और इस रीजन को हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन है और जो पॉइंट ए है इट इज दी प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन अब हमने पॉइंट ए से आगे वाली बात करनी है, तो इससे हमने हेडिंग लगाई है इलास्टिक लिमिट। देखो पहली कौन सी लिमिट थी, प्रोपोर्शनल लिमिट, रीजन ओ ए। अब क्या है, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी जितनी स्ट्रेस अप्लाई करोगे इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती जाएगी। अब है इलास्टिक लिमिट, तो पहले इलास्टिसिटी को समझना होगा। देखो अगर मैं इस स्केल पर, इस स्टील के स्केल पर यहां पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसमें क्या हुई है, डिफॉर्मेशन हुई है, यानी जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है तो यहां पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। अब जब मैं इस स्ट्रेस रिमूव करूंगा, इस फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। यही जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आया है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। मान लो यहां पर अभी ये ओ पॉइंट है, यानी मैंने कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं की हुई, ओ पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों जीरो है, कोई स्ट्रेन नहीं आई हुई, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं थोड़ी स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, मान लो यहां पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आगे अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, यानी अब यहां से अगर मैं इसको इस तरह से मजीद बेंड करूंगा, इस तरह से, यहां पर बी पॉइंट है, इसके बाद अगर मैं बेंड करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता। इसके बाद अगर मैं बेंड करूंगा तो यहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट ओ से लेकर बी तक के दरमियान वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द इलास्टिक लिमिट रीजन, यानी इस रीजन के अंदर अंदर रहते हुए मैं जितनी भी स्ट्रेस अप्लाई करूंगा उसको रिमूव करने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। इससे हमने लिखा है इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, दिस इज ओ पॉइंट, थोड़ा सा बेंड किया, ए पॉइंट और थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, बी पॉइंट, ओ से लेकर बी तक के दौरान ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई करके रिमूव कर दूं, यानी लोड क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो उस केस में क्या होगा कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल लेंथ, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। अगर इस स्प्रिंग की एग्जांपल दूं तो दिस इज ओ पॉइंट, यहां पर मान लीजिए ये ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट। इसके बाद मैं जो भी स्ट्रेस अप्लाई करूंगा ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा, यानी ये अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर नहीं कर पाएगा, यहां पर फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो ओ से बी तक का रीजन है, इसके दरमियान ये मटेरियल क्या है, इलास्टिक मटेरियल है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक, यानी ओ से लेकर बी तक के रीजन के लिए मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। नेक्स्ट है यील्ड पॉइंट, ये जो y है ये साइलेंट नहीं है, जिस तरह आप बोलते हैं यस, येट, इसी तरह इसको आप बोलेंगे यील्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट B है दिस इज नोन एज यील्ड पॉइंट। क्या मतलब है, देखो यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई की, A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसके बाद अगर मैं जरा भी फोर्स अप्लाई करता गया तो ये बेंड हो जाएगा पक्का पक्का और फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो ऐसा पॉइंट जिससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर यहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट, यानी द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच द परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स, यानी ऐसा पॉइंट जिससे ज्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा। देखो यहां पर स्ट्रेस की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दूंगा तो यहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट जिससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, और पॉइंट बी जो है ये यील्ड पॉइंट को शो कर रहा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज द इलास्टिक लिमिट, यानी यहाँ पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई की, ए पॉइंट है और स्ट्रेस अप्लाई की, यहाँ पे मान लो बी पॉइंट आ चुका है, अब इससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी फिर ये वापस नहीं आएगा। तो यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज इलास्टिक लिमिट, यानी यहां पर इसकी इलास्टिसिटी की आखिरी हद है, इससे ज्यादा अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। इसलिए यहां पर हमने इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन भी लिख दी है, द इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहां तक वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकता है, यानी इससे ज्यादा अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता। तो यहां पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज नोन एज द इलास्टिक लिमिट।
और इस इलास्टिक लिमिट को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में ई लिखकर, दिस इज द इलास्टिक लिमिट एट पॉइंट बी। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इसमें इस तरह की डेफिनेशन होंगी। आपने इस आर्टिकल में मेनली याद क्या करना है, ये ग्राफ आपको लाजमी तौर पर आना चाहिए। उसके बाद जो मेन डेफिनेशन है, जैसे यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक लिमिट, डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, अभी तक तीन ही डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये तीनों आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जब यहाँ पे पॉइंट बी से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा। जब मैं पॉइंट बी से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, मटेरियल वापस नहीं आएगा अपनी ओरिजिनल शेप में, यानी वहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। जब डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लगा दी है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सबसे पहले तो कंसेप्ट समझते हैं कि प्लास्टिसिटी का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये जो प्लास्टिक वर्ड है या फिर प्लास्टिसिटी, ये किसी भी सॉलिड का जो बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है। देखिए ये एक बाल है, अगर मैं इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करता हूं, देखिए अब इसने अपनी ओरिजिनल शेप रिस्टोर नहीं की, इसका मतलब है कि यहां पर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है। और यही जो किसी भी मटेरियल का बिहेवियर है, दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी, कि जिस तरह से आप उस पर फोर्स अप्लाई कर दें वो इसी तरह से हो जाता है और वापस वो अपनी शेप को रीगेन नहीं करता, दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। यहां पर अब हम इस ग्राफ की मदद से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है, प्लास्टिसिटी की हेडिंग लगाई है, व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट। देखो यहां तक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बी पॉइंट के बाद मैंने कहा था कि जैसे ही आप और फोर्स अप्लाई करेंगे यहां पर इसकी शेप चेंज जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी और ये अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर सकेगा। तो अगर इसके बाद मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन, एंड दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यहां पर हमने लिखा है व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस exceeds the elastic limit, जब ये इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेगी the specimen undergoes permanent deformation। तो यहां पर क्या हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पेसिमेन अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकेगा, ऐसा जो बिहेवियर है इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब कभी कभी पेपर में डेफिनेशन आ जाया करती है, व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट समझते हैं कि हमने तो प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन तो है ही नहीं। लेकिन आपने क्या करना है, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ जाए, यहां से यहां तक लिखने के बाद लिख देना है दिस चेंज या फिर दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इस तरह से यहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी हो जाएगी और प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन भी हो जाएगी। देन कर्व पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, देखिए रीजन बी तक क्या थी, इलास्टिक लिमिट, यानी यहां तक जो रीजन था डेट वाज दी इलास्टिक लिमिट रीजन। लेकिन इससे नेक्स्ट जो रीजन है पॉइंट बी से सी तक, यानी अगर स्ट्रेस को आप इससे इंक्रीज करेंगे जितनी पॉइंट बी पर है, तो उस केस में क्या होगा कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका मतलब है पॉइंट बी से सी तक कौन सी डिफॉर्मेशन होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इस रीजन में हम मटेरियल की बिहेवियर को क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी। तो यहां पर हमने ये लिख दिया, द प्लास्टिक रीजन लाइज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी पॉइंट बी से सी तक का जो रीजन है दिस इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। अब यहां पे पॉइंट सी पर मटेरियल के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हमने हेडिंग लगाई है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस। ओ से ए तक क्या थी, प्रोपोर्शनल लिमिट, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट, बी से सी तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब सी और सी के बाद क्या होने वाला है उसको देखते हैं। Point C on curve defines the ultimate tensile strength of the material denoted as sigma m। अब पॉइंट C पर जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है that is ultimate tensile strength, यानी यहां पर पॉइंट C पर जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो मामूली सी रह जाती है, यानी ब्राइनाम सी रह जाती है, नॉमिनल स्ट्रेंथ रह जाती है मटेरियल की, यानी यहां पर ऑलमोस्ट मटेरियल जो है वो हार मान ही जाता है, यानी उसके बाद मटेरियल में कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। इसलिए हमने डेफिनेशन ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में लिखा है The UTS is defined as the maximum stress that a material is able to withstand। यानी यहां पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है, इससे ज्यादा स्ट्रेस मटेरियल विथस्टैंड नहीं कर सकता और इसके बाद जो है वो मटेरियल या कोई भी जो स्पेसिमेन है वो ब्रेक कर जाता है। इसलिए हमने कहा है कि यहां पर पॉइंट सी पर जो मटेरियल की स्ट्रेंथ रह जाती है, यानी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट बराए नाम ही रह जाती है, नॉमिनल से स्ट्रेंथ रह जाती है,
इसलिए हमने लिखा है कि इट कुड बी रिगार्डेड एज ए नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फिर देन फ्रैक्चर पॉइंट, यानी पॉइंट डी पर जो है ये फ्रैक्चर हो जाती है। किस तरह से? वंस द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू यूटीएस इज क्रॉस्ड। अब ये वाला पॉइंट सी क्या था? ये यूटीएस पॉइंट था, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट था। जब इसको भी क्रॉस कर जाएंगे तो फिर मटेरियल क्या कर जाएगा कि पॉइंट डी पर ब्रेक कर जाएगा, और ये जो पॉइंट डी है इस पे जो स्ट्रेस होगी दैट वुड बी फ्रैक्चर स्ट्रेस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एफ से। सिग्मा एक्चुअली क्या है? स्ट्रेस है, और ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर स्ट्रेस। देखिए इस तरह से यहां पर ये सिग्मा पी था, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, और ये जो सिग्मा एम है यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है, और उसके बाद सिग्मा एफ यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है। अब इस सुप्रीम की मदद से ओ से लेकर डी तक सारे रीजन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अभी ये अपनी इनिशियल पोजीशन यानी ओ पर है, यहां पर मैं कुछ स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, यहां तक पॉइंट ए है, इसके बाद मजीद स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, यहां तक पॉइंट बी है। पॉइंट बी तक अगर मैं छोड़ दूंगा तो यहां पर ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा। इसका मतलब है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही था। अगर मैं बी से भी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी, और अगर मैं मजीद स्ट्रेस अप्लाई करता जाऊंगा तो यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उसके बाद ये क्या हो गया है? फ्रैक्चर पॉइंट, यानी यहाँ पर जो स्ट्रेस थी वो इतनी ज्यादा हो गई, टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से आपको समझ आया कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक हमने जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, यहां से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले ही, यानी जैसे ही इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट क्रॉस होता है तो ब्रेक कर जाते हैं। तो इस तरह से हम फिर मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस में। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। जैसे कि कॉपर की एग्जांपल है। अब कॉपर जो है जब आप इसको खींचते हैं तो ये कुछ स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के बाद ही यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद जो है एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये ब्रेक होते हैं, यानी इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है। तो इस वजह से ऐसे मटेरियल जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है और उसके बाद ये ब्रेक होती है उनको हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। अब डक्टाइल सब्सटेंसेस की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनको आप इस तरह से वायर्स की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, जैसे कॉपर की वायर्स होती हैं, कॉपर को इस तरह वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच किया जा सकता है इजीली। तो इसलिए हमने लिखा है कि डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं जब तक वो ब्रेक नहीं होते, जैसे कि लेड है, कॉपर है, रॉट आयरन, क्योंकि इससे भी आप इजीली जिस फॉर्म में चाहें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉट का मतलब ही है कि आप हैंड से जिस तरह चाहें उसको आप बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, उसको इस तरह से वायर्स की फॉर्म में स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस दैट ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक लिमिट के रीच होने के बाद ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि स्टील हो गया। अब यहां तक तो स्टील की इलास्टिक लिमिट है, अगर इससे ज्यादा मैं यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो ये सीधा ब्रेक हो जाएगा, टक करके ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक लिमिट के बाद ब्रेक हो जाए उनको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। अब इन्हीं सब्सटेंसेस में ग्लास भी शामिल है। ग्लास को अगर आप इस तरह से करें तो यहाँ पर इसमें कुछ तो इलास्टिक लिमिट होती है, लेकिन जल्दी ये इस तरह से ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पर ग्लास भी ब्रिटल सब्सटेंसेस की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जैसे ही इलास्टिक लिमिट रीच होती है तो ये क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। अब इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हाई कार्बन स्टील हो गया, बेरिलियम, बिस्मुथ, क्रोमियम, ये भी कुछ मेटल्स हैं। और यहाँ पर ये बताया गया कि ये वाले जो मेटल्स हैं ये भी क्या है? ब्रिटल मेटल्स हैं, यानी इनमें भी इलास्टिक लिमिट रीच होने के बाद ब्रेक कर जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती। जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद ब्रेक होते हैं उनको हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, और जो इलास्टिक लिमिट के बाद ही ब्रेक हो जाते हैं उनको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट, यानी इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का प्रॉपर एनालिसिस किया है कि इसमें कौन कौन से रीजन्स हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन है, इलास्टिक लिमिट वाला रीजन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है, और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट के बारे में हमने देखा है। और फिर ये देखा है कि हम किस तरह से सब्सटेंसेस को डिफॉर्मेशन की बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस में और ब्रिटल सब्सटेंसेस में। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है।
उम्मीद है कि आज के लेक्चर के तमाम कंसेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर वाकई समझ आ चुके हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसलिए अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।